खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश की पॉलिटिक्स के डीएनए में हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति की मात्रा कितनी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर राजनीति के खिलाड़ी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। आज इस खेल को डिकोड करेंगे और ये बताएंगे कि हिंदू मुस्लिम डीएनए एक वाली राजनीति से किसे डर लग रहा है। इसके बाद आपको राफेल की दूसरी राजनीतिक उड़ान पर ले चलेंगे। राफेल रक्षा सौदे को लेकर राजनीति के गलियारों का तापमान बहुत हाई है। विपक्ष और सरकार के बीच बयानों के तीर चल रहे हैं, लेकिन पूरा मामला लोगों की समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए इसका सरल विश्लेषण करेंगे। फ्रांस में किस आधार पर राफेल मामले की जांच शुरू हुई, इसका आगे क्या असर होगा, आपको सब कुछ बताएंगे। राजनीति की इन बड़ी खबरों के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर का विश्लेषण होगा। आज आपको जम्मू कश्मीर में हुए ड्रोन अटैक की फोरेंसिक रिपोर्ट दिखाएंगे। इस रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि ड्रोन हमले में आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया। एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तान को हमलावर ड्रोन चीन के सौजन्य से मिले हैं। इस बीच ड्रोन की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर बहुत कड़ी निगरानी हो रही है। ड्रोन अटैक की फोरेंसिक रिपोर्ट के साथ साथ चोरी की कारों का कश्मीर कनेक्शन भी जांच एजेंसियों की नजर में है। चोरी की कारों के एक बड़े रैकेट का खुलासा होने के बाद यह बात सामने आई कि गाड़ियों को कश्मीर भेजा जा रहा था और कार चोरी करने वालों में से एक के मोबाइल में कई आतंकियों की तस्वीरें मिली। चोरी की गाड़ियां कश्मीर में किसके पास जा रही हैं, इसके पीछे कहीं कोई बड़ा नेक्सस तो नहीं है। इन सवालों के लेंस से इस खबर को समझेंगे। और शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं। एसबीआई की नई रिसर्च रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत में कोरोना महामारी की तीसरी लहर की शुरुआत अगस्त में हो सकती है और सितंबर में तीसरी लहर का पीक देखने को मिल सकता है। कोरोना की इस लहर का प्रकोप 98 दिन तक रह सकता है। आपको बता दें कि दुनिया के विकसित देशों में दूसरी लहर करीब 108 दिन तक चली थी और तीसरी लहर का अनुमान 98 से 100 दिन तक का है। वैक्सीन इस लहर के सामने हमारा सुरक्षा कवच बन सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम समय में वैक्सीन डोज देनी होगी। नुकसान कम करने के लिए यह सबसे जरूरी है। जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर खूब राजनीति हुई। भागवत ने हिंदू मुस्लिम को अलग अलग नहीं एक बताया, सबका डीएनए एक बताया, लिंचिंग करने वालों को हिंदुत्व के खिलाफ बताया, उन्हें क्रूर कहा। लेकिन ये बातें भी उन लोगों को अच्छी नहीं लगी जिनके डीएनए में ही राजनीति, जिनके डीएनए में ही हिंदू मुस्लिम करना है। ऐसे लोग संघ प्रमुख के बयान पर उन्हें ताने दे रहे हैं, उन्हें अलग अलग तरह की बातें सुना रहे हैं। इसमें ओवैसी जैसे नेता सबसे आगे हैं। सवाल यही है कि अगर इस देश के सभी लोगों का डीएनए एक बताया जाता है तो यह बात राजनीति करने वालों को चुभती क्यों है? क्या यह बात उन्हें डराती है? संघ प्रमुख ने क्या कहा था और किस तरह से उनके बयान पर 24 घंटे से राजनीति चल रही है, यह हम आपको दिखाते हैं। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। हम हिंदू कहते हैं, आपको नहीं कहना मत कहो, भारतीय कहो। नाम का शब्दों का झगड़ा छोड़ो, भावना समझो। कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं कर सकता। भारत वर्चस्व की बात सबको करनी चाहिए। खरी खरी बात को जैसा है वैसा समझना। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। मोहन भागवत ने खरी खरी बात की, अच्छी अच्छी बात की, लेकिन खरी बातें भी चुभ गई, अच्छी बातें भी हजम नहीं हुई। ओवैसी लिंचिंग की लिस्ट लेकर आ गए, ये सवाल उठा दिया, लिंचिंग हो रही है तो ये किसकी देन है? क्या मोहन भागवत नहीं जानते कि इखलाक हो, पीलू खान हो, रकबर हो, अलीमुद्दीन अंसारी हो, जुनैद हो या आसिफ हो, ये तमाम के तमाम जो एक्यूज हैं, इनका ताल्लुक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से नहीं है? क्या मोहन भागवत ये नहीं जानते कि जब इखलाक के एक्यूज की मौत हुई तो यूनियन मिनिस्टर जाकर उसकी लाश के ऊपर फूल चढ़ाते हैं? क्या मोहन भागवत नहीं जानते कि बीजेपी के एक्स यूनियन मिनिस्टर अलीमुद्दीन को जब मारा गया झारखंड में तो जो कन्विक्टेड लोग हैं उनको फूल का हार यूनियन मिनिस्टर पहनाते हैं? क्या मोहन भागवत नहीं जानते कि रकबर के मानने वालों को जब कोर्ट में राजस्थान में लाया जा रहा तो कोर्ट पर चढ़कर भगवा झंडा लगाया गया? 2 दिन पहले नोएडा में काजिम को मारा जाता है। ये तमाम के तमाम रेडिकलाइज हो चुके हैं इसलिए कि वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानते हैं। उनका कहना डीएनए तो हमारा एक है, हजारों सालों से। तो इखलाक का डीएनए क्या था? पीलू खान का डीएनए क्या था? रकबर का क्या था? आसिफ को मारकर महापंचायत कर बीजेपी का स्पोक्स पर्सन कहता है कि क्या हम इनका मर्डर नहीं कर सकते? कौन है ये लोग?
आप डिसोन करिए उनको, कंडेम करिए उनको, केस तक नहीं बुक होता उन लोगों पर। लिंचिंग करने वालों को भागवत ने आतताई कहा है, हिंदुत्व के खिलाफ कहा है, हिंदू मुस्लिम की दूरी मिटाने वाली बात की है, सबका डीएनए एक बताया है। ये बहुत बड़े बयान है, लेकिन ओवैसी जैसे नेता इसी से परेशान है कि भागवत अचानक ऐसी बातें क्यों करने लगे। ओवैसी के पास अपनी थ्योरी है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज में, वहां की मीडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो पब्लिसिटी के दीवाने हैं उनको अच्छी पब्लिसिटी नहीं मिल रही, और यूनाइटेड अमेरिका यूएसए में उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट निकालकर भारत को कंट्रीज ऑफ कंसर्न में डाल दिया। तो ये सिर्फ लिफ्ट सर्विस है, मगरमच्छ के आंसू है। याद रखिए, मॉब लिंचिंग नहीं खत्म होगी, ये सिर्फ धूल झोंक रहे आंखों में। भागवत के बयान पर बात बढ़ी, ओवैसी ने सवाल उठाए और खूब सुनाया, तो बीजेपी भी ओवैसी के पुरखों तक पहुंच गई और उन्हें हैदराबाद का ब्राह्मण बताने लगी। 3 पीढ़ियों पहले हैदराबाद के ब्राह्मणों के संतान थे। यदि ओवैसी ये नहीं थे तो बता दें कि 3 पीढ़ी पहले उनकी चौथी पीढ़ी में कौन थे, किस धर्म के मानने वाले थे, क्या वे विदेश से आए थे। ओवैसी जिन्ना की राजनीति को देश में आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन बात सिर्फ ओवैसी की नहीं है। मोहन भागवत के बयान पर 24 घंटे के अंदर ही सियासी दंगल शुरू हो गया, जिसमें कांग्रेस से लेकर मायावती तक सब उतर गए। अरे मोहन भागवत जी, आप ही के चेले चपाटी है जो इस देश में दंगे कराते हैं। मोहन भागवत जी, जिन निर्दोष मुसलमानों के साथ बर्ताव आपकी भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किया है, नरेंद्र मोदी जी नंबर 1, योगी आदित्यनाथ नंबर 2, इनके खिलाफ आप क्या बात करेंगे? आरएसएस प्रमुख का कल दिया गया ताजा बयान वास्तव में लोगों को न केवल अविश्वसनीय लगता है बल्कि मुंह में राम बगल में छुरी ही ज्यादा लगता है। भागवत ने धर्म नहीं, भारतीयता की बात की थी, भाईचारे की बात की थी, हिंदू मुस्लिम में ना उलझने की बात की थी। लेकिन भागवत की बातों को विपक्ष ने उल्टा ही पढ़ लिया। इसके लिए हमें भागवत साहब की स्टेटमेंट की जरूरत नहीं। भारत का संविधान ये कहता है कि हम अगर भारत के नागरिक हैं तो भारत हमारा है। दूसरी बात, उन्होंने एक और बात कही कि राजनीति समाज को जोड़ नहीं सकती, तो राजनीति समाज को तोड़े भी मत, और इसके लिए भागवत साहब की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। वो प्रमुख हैं संघ के और है केंद्र में, बहुत सारी सरकारों में, तो कम से कम ऐसे बयानों को रोकें जो उनके बयान वीर दिन रात देते रहते हैं, जिससे समाज में नफरत और समाज में अलगाव पैदा होता है। ये उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सारे हिंदुस्तानी भाई भाई हैं, हमारे हैं, अपने हैं, और जो लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं वो हमारे नहीं हो सकते। वो उनको हिंदुत्व से ना जोड़ा जाए। ये विचलित कर रहा है इन लोगों को जिनकी राजनीतिक रोटियां इस पर सिकती थी और आज उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। बीजेपी तो यही कह रही है कि भागवत ने जो बोला वो सोच संघ की हमेशा रही है, लेकिन संघ के बारे में गुमराह किया जाता था। दुष्प्रचार करने वाले हावी थे, वही लोग अब परेशान हैं। आज तक ब्यूरो। जो लोग भी मोहन भागवत के बयान पर ताने दे रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं, नया विवाद बना रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि अगर संघ जैसे संगठन के सबसे प्रमुख व्यक्ति कट्टरता को खारिज कर रहे हैं, अगर वो उन लोगों को हिंदुत्व से बाहर बता रहे हैं जो लोग कानून को हाथ में लेते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को प्रताड़ित करते हैं, लिंचिंग करते हैं, अगर वो इस भ्रम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो किसी एक खास धर्म का वर्चस्व हो जाएगा। अगर वो ये कह रहे हैं कि इस देश में सभी लोग एक हैं और बात धर्म की नहीं, बात देश की है, तो इस पर विवाद क्यों है? ये समझ से परे। संघ प्रमुख कल जब ये बातें कह रहे थे, उसी समय ये भी कह दिया था कि हो सकता है कि कुछ लोग इसे पसंद न करें, हो सकता है कुछ लोग विवाद करें, हो सकता है कुछ लोग इसे इमेज मेकओवर की कोशिश बताएं, कुछ लोग इसे मुसलमानों के वोट पाने की कोशिश बताएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस राजनीति में संघ नहीं पड़ता, इसीलिए इरादे नेक हैं। यह कोई इमेज बदलने का एक्सरसाइज नहीं, ये अगले चुनावों के लिए मुसलमानों के वोट पाने का भी प्रयास नहीं है, क्योंकि हम उस राजनीति में नहीं पड़ते। वोट की राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स, इसमें हम लोग नहीं पड़ते। हाँ, हमारी कुछ विचार है राष्ट्र में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसके बारे में, और अब एक ताकत बनी है तो वो ठीक हो जाए, इतनी ताकत हम जहां लगानी है चुनाव में भी,
लगाते हैं, ये बात जरूर है, लेकिन हम किसी के पक्षधर है इसलिए नहीं, हम राष्ट्रहित के पक्षधर है। बहुत बड़ा वर्ग है जो इसका समर्थन करेगा, हमको कहेगा कि आपने बहुत अच्छा किया, ये पहल की। ऐसा भी वर्ग है जो खराब नहीं है, अच्छे इंसान है, लेकिन वो कहेंगे कि बस आप भी भोले बन गए, आप ये जरूर कहेगा, क्योंकि ठोकरे लगी है। वो कहेंगे कि अरे ऐसा कभी हुआ था क्या, ये ऐसा मामला नहीं है कि आप लोग नहीं समझते, ऐसे भी होंगे, चलेगा, ये शास्त्रार्थ चलेगा। लेकिन यहां एक बात और है, संघ प्रमुख ने जो बातें की, उन्हें और उनकी विचारधारा मानने वाले कितने लोग उन बातों को फॉलो करते हैं, कितना मानते हैं, ये भी देखना होगा। क्योंकि एक तरफ संघ प्रमुख की भाईचारे वाली बातें हैं, दूसरी तरफ वो हेट पॉलिटिक्स है जिसमें धर्म के नाम पर उन्माद फैलाया जाता है, नफरत भरे बोल बोले जाते हैं। हरियाणा में आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, भारत वर्चस्व की बात सबको करनी चाहिए। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। भारत माता के जिस दिन गाजियाबाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत हिंदू मुसलमान का एक डीएनए बता रहे थे, भाईचारे की बात कर रहे थे, उसी दिन वहां से 2.5 घंटे की दूरी पर वो लोग महापंचायत लगाकर भड़काऊ बातें कर रहे थे, जो खुद को हिंदुत्व का ठेकेदार मानते हैं। करंट आया कि नहीं आया? एक बार और आएगा। भारत माता की। जब भारत हमारी माता है तो पाकिस्तान के हम बाप हैं, और इन पाकिस्तानी को हम यहां से घरों में किराए पर मकान नहीं देंगे। ये प्रस्ताव पर पास करो, मुझे आपत्ति है। इन को इस देश से निकालो, यह प्रस्ताव पास होना चाहिए। ये हरियाणा के पटौदी में हुई उस महापंचायत के अंदर बोले गए भड़काऊ बोल हैं, जो धर्मांतरण और लव जिहाद के मुद्दे पर बुलाई गई थी। पटौदी किसकी है? ठाकुर साहब बैठे हैं, जब नवाब पटौदी का देहांत हुआ तो पगड़ी इन्होंने बांधी थी, मैं छेड़ रहा था इनको। हम जब सम्मान देना चाहते हैं, हम जब सम्मान देना जानते हैं, तो हम तैमूर की मम्मी से अनुरोध भी करना चाहते हैं। बस ये लव जिहाद शर्मिला टैगोर के समय से चला था, बीज पटौदी में ही बोया गया था। काटोगे भी पटौदी वालों। इस महापंचायत में सूरजपाल अम्मू जैसे वो नेता बेधड़क मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच दे रहे थे, जो हरियाणा में बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। देश के अंदर इतिहास बनाना चाहते हो, इतिहास बनना नहीं है, इतिहास बनाना है। ना तैमूर पैदा होगा, ना औरंगजेब, बाबर, हुमायूं पैदा होंगे। हम 100 करोड़ हैं, और ये 20 करोड़ का जो नेता बनता है ओवैसी नाम का, वो हमको आंख दिखा जाए हमारे देश में। एक तरफ सूरजपाल अम्मू जैसे नेता हैं, पटौदी की महापंचायत में आए लोग हैं जो धर्म के नाम पर उन्माद फैला रहे हैं, एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ संघ प्रमुख हैं जो सबका डीएनए एक बताते हैं, लिंचिंग को हिंदुत्व के खिलाफ बताते हैं। लेकिन संघ प्रमुख की बातें ऐसे लोग कब समझेंगे, कब मानेंगे? अगर गलती से कोई लव जिहाद वाला नकली आदमी मिल जाए तो मुर्गा बनाओ, उसकी वीडियो बनाओ, और मुर्गे को चिकन में तंदूर में मत डालना। कानून बहुत सख्त है हरियाणा का, को चुन चुन कर ठोकेंगे, ठोकेंगे कि नहीं? तुम्हारी शिकायत ऊपर तक जा रही है, अबे क्या करोगे? सोना की शमशान समिति का प्रधान हूं 27 साल से, मुझे पता है यहीं आना है। इन्हें किसी का डर नहीं है, ये कुछ भी बोलते हैं, कोई रोक नहीं है। बार बार ऐसी महापंचायत हो रही हैं जिनमें हेट स्पीच दी जाती है। पटौदी की महापंचायत में भी ऐसा ही हुआ। यहाँ सूरजपाल अम्मू जैसे नेता भी थे, बीजेपी के कुछ और नेता भी थे, धार्मिक नेता भी थे, शाहीन बाग गोलीकांड का आरोपी भी था। भीड़ से भड़काऊ नारे लगवाए जा रहे थे, भड़काऊ बातें कहकर तालियां बजवाई जा रही थी। ऐसी हेट पॉलिटिक्स हरियाणा में पिछले कुछ अरसे बढ़ी है। नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, आज तक। खबरदार में अब बात राफेल डील की, जिस पर राजनीति का नया राउंड शुरू हो गया है। फ्रांस में कुछ नए दावों के आधार पर राफेल डील की न्यायिक जांच शुरू हुई है। इसे ही मुद्दा बनाकर कांग्रेस सहित विपक्ष
हमलावर है और यह कह रहा है कि देश में भी राफेल डील की जांच होनी चाहिए और यह जांच जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से होनी चाहिए। 2016 में हुई राफेल डील के तहत भारतीय वायुसेना में राफेल विमानों का पहला स्क्वाड्रन बनने को तैयार है, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने राफेल सौदे की जेपीसी जांच की मांग उठा दी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्रांस में 7.8 अरब यूरो यानी करीब 59,000 करोड़ रुपयों के राफेल डील की जांच शुरू हुई है। राफेल इंटर गवर्नमेंटल डील थी, मतलब इंटर गवर्नमेंटल डील का मतलब उसमें दो सरकारें शामिल थी, दो देश शामिल थे, एक था भारत, एक था फ्रांस। फ्रांस ने तो जांच बैठा दी, दो में से एक ने तो जांच बैठा दी, दूसरा जांच बैठाना तो बहुत दूर की बात है, एक टिप्पणी नहीं, एक शब्द नहीं, और ये एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए जानी जाती, वहां भी चुप्पी। भारत फ्रांस राफेल डील की जांच फ्रेंच पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस के वित्तीय अपराध जांच शाखा पीएनएफ ने शुरू की है। फ्रेंच पब्लिकेशन मीडिया पार्ट ने अपनी रिपोर्ट्स में 2016 के राफेल डील में भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी जैसे कई खुलासे का दावा किया है। इसके आधार पर फ्रेंच एनजीओ शेरपा ने जांच की मांग की थी। गौरतलब है कि मीडिया पार्ट की रिपोर्ट्स के आधार पर ऐसी ही जांच की 2019 में पीएनएफ ने खारिज की थी, लेकिन अब न्यायिक जांच शुरू की गई है। किस प्रकार से झूठ फैलाना है, किस प्रकार से भ्रम फैलाना है, इसका पर्यायवाची शब्द आज कांग्रेस बन चुका है। आज पुनः राफेल को लेकर जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोला है, जिस प्रकार से एक भ्रम फैलाने की कोशिश की है, वो हम सब ने देखा है। सोवरेन कंट्री में अगर कोई भी एनजीओ किसी चार्ज को लेकर कंप्लेंट करती है, आगे बढ़ती है, और वहां की जो इन्वेस्टिगेटिव फाइनेंशियल प्रोसिक्यूशन की बॉडी है, उन्होंने एक मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया है, तो इसको एक करप्शन के रूप में देखने की आवश्यकता है, ये हमें नहीं लगता है। 2019 लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी ने राफेल डील में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन फ्रांस में जांच शुरू होने के बाद विपक्ष को फिर मौका मिला है। आज राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, मोडिया की तरह सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। एक दिन पहले भी राहुल ने एक तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर लिखा था, चोर की दाढ़ी। कांग्रेस राफेल सौदे की जेपीसी जांच की मांग कर रही है। जेपीसी जांच की मांग सीपीएम की ओर से भी हुई है। It is now very clear from all the documents that have come out in the media in France that there is a lot of fishy business that needs to be properly dealt with and the guilty will have to be brought to book. बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी कहा कि केंद्र सरकार को फ्रांस में जांच का संज्ञान लेना चाहिए और राफेल विवाद को जन संतोष के मुताबिक निपटारा करना चाहिए। आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। फ्रांस में राफेल डील की जांच शुरू होने से भारत में राफेल पर राजनीति का राउंड 2 शुरू हो गया। ये जांच किस हद तक राफेल डील की राजनीतिक जंग को तेज कर सकती है, इसे इस खबर की पूरी पिक्चर के जरिए समझते हैं। फ्रांस में जो जांच हो रही है उसका मकसद ये पता लगाना है कि क्या 2016 की भारत फ्रांस की डील में कोई भ्रष्टाचार हुआ। डील को लेकर फ्रांस में दसॉ एविएशन के पार्टनर चुनने में पक्षपात का आरोप लग रहा है। जब ये डील हुई तब फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद थे और आरोप लगे हैं कि उन्होंने डील कराने में दखलंदाजी की। इसके अलावा दसॉ एविएशन को टैक्स में छूट देने पर सवाल हैं। डील के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं। इस डील को कटघरे में खड़ा करने वाली रिपोर्ट्स फ्रांस की पब्लिशर मीडिया पार्ट 2-3 वर्षों से प्रकाशित कर रहा है और इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर फ्रांस के एनजीओ शेरपा ने फ्रेंच पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस की वित्तीय अपराध जांच शाखा पीएनएफ से जांच की मांग की थी। इसे पीएनएफ ने मंजूर कर लिया। मीडिया पार्ट ने अपनी रिपोर्ट्स में जो दावे किए हैं उनके अनुसार राफेल डील के लिए लाखों यूरो के कमीशन भारत में दिए गए। इसके अलावा गोपनीय दस्तावेजों के आधार पर मीडिया पार्ट की रिपोर्ट में कहा गया कि दसॉ और रिलायंस साझेदारी सिर्फ राजनीतिक वजहों से की गई। राफेल डील पर फ्रांस में न्यायिक स्क्रूटनी अभी शुरू हुई है, लेकिन भारत में सुप्रीम कोर्ट डील को क्लीन चिट दे चुका है। 126 विमानों की डील रद्द कर सितंबर 2016 में 36 राफेल के लिए
59,000 करोड़ रुपयों का सौदा हुआ था। अप्रैल 2018 में कांग्रेस ने राफेल पर जोर शोर से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अगस्त 2018 में कांग्रेस की ओर से पहली बार जेपीसी जांच की मांग की गई। सितंबर 2018 में पूर्व फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने कहा कि ऑफसेट पार्टनर चुनने में उनका रोल नहीं है। दिसंबर 2018 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने जांच की मांग करने वाली पीआईएल रद्द की और यह कहा कि किसी व्यक्ति की सोच जांच का आधार नहीं बन सकती। फरवरी 2019 में कैग ने भी राफेल डील को क्लीन चिट दी। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जांच की मांग खारिज करने वाली पुनर्विचार याचिका ठुकरा दी। फ्रांस में भी राफेल डील की जांच की मांग पीएनएफ ने 2019 में ठुकराई थी, लेकिन इस बार न्यायिक जांच की स्वीकृति मिल गई। 2019 में शेरपा एनजीओ की शिकायत में राफेल डील को लेकर भ्रष्टाचार की शिकायत थी, लेकिन 2021 में अब भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, पक्षपात और गैर वाजिब टैक्स छूट की शिकायत है। कोरोना की तीसरी लहर के बाद अब बात आतंक की। जम्मू के एयरबेस पर ड्रोन से हमले की पड़ताल में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। फोरेंसिक जांच में ये ड्रोन हमले की परतें खोल गई है। जांच में यह पता चला है कि इस हमले में आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया। यह भी पता चला कि कितने विस्फोटक इस्तेमाल किए गए, आतंकियों का असल मकसद क्या था। खतरे की बात यह कि आतंकियों ने हमले के लिए जीपीएस से संचालित होने वाली ड्रोन का पहली बार भारत में अपनी साजिश में इस्तेमाल किया, यानी हमले को अंजाम देकर ये ड्रोन चुपके से वापस निकल सकते हैं। हालांकि भारत में अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है। एनएसजी का एंटी ड्रोन जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर प्रभावी हो गया है। इसका मतलब है कि लेजर तकनीक से किसी भी हमलावर ड्रोन को गिराया जा सकता है। जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन के धमाके की तीव्रता भले ही कम थी, लेकिन इन विस्फोटों की गूंज और साजिश बहुत बड़ी थी। अपने किस्म की पहली ऐसी घटना की जांच एनआईए से लेकर आईबी और एनएसजी से लेकर एयरफोर्स तक ने की और अब फोरेंसिक रिपोर्ट में पाकिस्तान का पूरा गेम प्लान डिकोड हो गया है। पता चल गया है कि इस धमाके में क्या इस्तेमाल हुआ, कितना इस्तेमाल हुआ और टारगेट क्या था। ड्रोन हमले की फोरेंसिक रिपोर्ट से साफ है कि हमला करने के लिए आईईडी में आरडीएक्स और नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ। हर आईईडी करीब 1.5 किलो का था। हमले में इस्तेमाल ड्रोन जीपीएस गाइडेड था। सेना को शक है कि ड्रोन चाइनीज है। धमाकों में आरडीएक्स के इस्तेमाल से एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि हमले के पीछे पाकिस्तानी सेना का ही हाथ है, क्योंकि आरडीएक्स इस पूरे क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना ही इस्तेमाल करती है और आतंकियों को सप्लाई करती है। आज तक को मिली जानकारी के हिसाब से सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस हमले के पीछे नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ साथ स्टेट एक्टर्स का हाथ है। यानी टेरर ग्रुप जैसे लश्कर-ए-तैयबा पे तो अंदेशा है ही, पर साथ ही साथ एक प्रोफेशनल जॉब किया गया है। इस वजह से पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी पर भी ये ध्यान केंद्रित है। ये जांच एजेंसी एनआईए पर है कि किस तरह से इसे प्रोब करती है। जांच में यह भी पता चला है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन एरिया को 2 ड्रोन से टारगेट किया गया। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पहले ड्रोन से गिराया गया विस्फोटक थोड़ा ज्यादा बड़ा था और एयरफोर्स स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने के लिए इस्तेमाल हुआ था, जबकि दूसरे ड्रोन से गिराया गया विस्फोटक छोटा था, लेकिन उसमें बारीक छर्रों का इस्तेमाल हुआ था। यानी आतंकी इससे से ज्यादा लोगों को टारगेट करना चाहते थे और जब इसे आरडीएक्स के साथ इस्तेमाल किया गया तो धमाका कई गुना तीव्र और घातक हो गया। फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो साफ तौर पर दर्शाती है कि आईईडी जो गिराई गई जम्मू के ऊपर, उसमें जो एक्सप्लोजिव मटेरियल था वो आरडीएक्स है। आरडीएक्स हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ये पाकिस्तान से ही आया है। हमारी खुशकिस्मती थी कि बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अब बड़ा नुकसान हुआ होता तो इसकी रेमिफिकेशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं होते। हमले में ड्रोन का इस्तेमाल खतरे को कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि पाकिस्तान से लगी हुई हमारी सीमा 3000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कब, कहां ड्रोन के जरिए हमला होगा ये कहना मुश्किल है, खासकर चाइनीज मेड ड्रोन से जो जीपीएस गाइडेड हैं, यानी चुपके से हमला करके वापस लौटने की क्षमता से लैस। डार्क वेब से लेकर
बाकी सारे पैंतरे इस पे अपनाए जा रहे हैं, जांच एजेंसियां इस पे लगी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि इस हमले में क्या चाइनीज ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, ये भी अंदेशा अब सुरक्षा एजेंसियां लगा रही हैं। स्टेल्थ मोड से ये हमला किया गया और इसका संकेत साफ है कि पाकिस्तान इस पूरे मसले को एस्केलेट करना चाहता है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 26-27 जून की रात को ड्रोन से 2 बार हमले हुए थे। इसके बाद से ही जम्मू कश्मीर में लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं। अब तक 5 बार ड्रोन देखे जा चुके हैं। शुक्रवार यानी 2 जुलाई को इंटरनेशनल बॉर्डर पर अर्निया सेक्टर के पास ड्रोन देखा गया था। 28 जून को कालूचक मिलिट्री स्टेशन के पास भी ड्रोन नजर आया। इनके अलावा कालूचक, मीरा साहिब और कुंजवानी इलाके में भी ड्रोन एक्टिविटी दिखी। हालांकि सुरक्षा बल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल साफ हो गया है कि आतंकी अपनी रणनीति बदल रहे हैं और ये बिना पाकिस्तानी सेना की मदद के हो नहीं सकता। जीपीएस गाइडेड ड्रोन उड़ाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है और ये ट्रेनिंग आतंकियों को पाकिस्तान में ही मिल सकती है। जम्मू ड्रोन अटैक एक डेलिब्रेट, प्लान्ड, स्पेसिफिक टारगेट और टाइम्ड ऑपरेशन था और अभी तक की इनपुट के मुताबिक ऐसा लगता है कि इसके पीछे लश्कर-ए-तौबा एज ए टेररिस्ट ग्रुप, आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी का हाथ है। पाकिस्तान की जो इम्प्रिंट्स हैं वो इसमें साफ दिखाई देती है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 14 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पर है। इस लिहाज से भी इस हमले को सिर्फ 2 छोटे धमाके के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। इस हमले को भारतीय सेना को दी गई चुनौती ही समझिए, जिसमें पाकिस्तानी सेना का ये संदेश है कि तमाम सुरक्षा कवच को भेदते हुए वो सामरिक महत्व के सबसे सुरक्षित ठिकानों पर भी हमले कर सकते हैं। लेकिन ये बात जग जाहिर है कि पाकिस्तान के ऐसे षड्यंत्र भारत की मुस्तैदी के सामने धूल में मिल जाते हैं। एक बार फिर भारत इसका करारा जवाब देगा। कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। आतंकी उस हर जरिए का इस्तेमाल करते हैं जिससे आतंक की उनकी खेती चलती रहे। आईईडी ब्लास्ट ऐसा ही एक हथियार है। इसके लिए कई बार गाड़ियों का इस्तेमाल होता है। आतंकी इन धमाकों के लिए कई बार चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। आज दिल्ली में पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह को पकड़ा जो गाड़ियों की चोरी करके जम्मू कश्मीर सप्लाई किया करता था। चोरी की गाड़ी को जम्मू कश्मीर ले जाने के लिए गिरोह के सदस्य हवाई जहाज से दिल्ली आते थे। इसी में से एक की मोबाइल ने गहरे राज खोले हैं। इससे शक गहरा गया है कि कार चोरी का कहीं आतंकी कनेक्शन तो नहीं। धमाके में इस्तेमाल होने वाली कार आतंकी कहां से लाते हैं? बड़े पैमाने पर चोरी की कार कश्मीर में किसके पास भेजी जा रही है? चोरी की कारों का कश्मीर कनेक्शन क्या है? ये वीडियो आपको याद होगा। 28 मई 2020 को पुलवामा में इस कार को सुरक्षा बलों ने नष्ट किया था। इसमें 20 किलो से ज्यादा विस्फोटक भरा था। अगर ये वक्त पर पकड़ी नहीं जाती तो भारी नुकसान होने की आशंका थी। अब करीब 1 साल बाद एक ऐसा मामला सामने आया है जो ये संकेत दे रहा है कि चोरी की कारें कश्मीर भेजी जाती हैं और फिर हो सकता है कि इनका आतंक की साजिशों में इस्तेमाल भी होता हो। ये शक तब गहराया जब दिल्ली पुलिस ने जम्मू कश्मीर के सोपोर में रहने वाले शौकत और यूपी के कैराना के रहने वाले जुबैर को 4 चोरी की कारों के साथ दबोच लिया। तलाशी के दौरान पुलिस को पिस्टल और करीब 100 फर्जी नंबर प्लेट्स मिली। लेकिन दिल्ली पुलिस तब चौंकी जब शौकत के मोबाइल से कई आतंकियों की तस्वीरें बरामद हो गईं। इसके बाद खुफिया एजेंसियां सतर्क हुईं और हरकत में आईं। आनन फानन में जम्मू कश्मीर से भी एक दल दिल्ली पहुंचा। दोनों टीमों ने शौकत और जुबैर से घंटों पूछताछ की। कार चोरी का मामला अचानक बड़ी आतंकी साजिश में बदलता दिखा। पुलिस ने कार चोरों के एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जिसके बाद खुफिया एजेंसियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के भी कान खड़े हो गए हैं। दरअसल ये जो 4 गाड़ियां आप देख पा रहे हैं, बेलूनो है, सेंट्रो है, ये 4 गाड़ियां दिल्ली पुलिस ने रिकवर की हैं और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जम्मू के कश्मीर के सोपोर का रहने वाला शौकत है, जबकि दूसरा जो आरोपी है जुबैर, वो उत्तर प्रदेश के कैराना का रहने वाला है। ये जो पूरा गैंग है ये दिल्ली से गाड़ियों को चोरी करने के बाद जम्मू कश्मीर भेजता था।
खबरदार में आज के लिए इतना ही, लेकिन कहीं भी कभी भी सबसे तेज खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.aajtak.in पर, या फिर आप डाउनलोड करें आज तक का मोबाइल ऐप। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।